हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हमने एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने एसएससी जेई के पीवाईक्यू क्वेश्चंस की, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्रीवियस पार्ट में हमने कवर किया था सीवेज ट्रीटमेंट का पार्ट फर्स्ट। अगर आपने अभी तक उस पार्ट को कवर नहीं किया है यार, तो पहले आप उस पार्ट को कवर कीजिएगा। वहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन हर क्वेश्चंस को हमने अपने टॉपिक्स के साथ क्या करवाया है, लिंकअप करवाया है, जिससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने वहां पर सारे के सारे डिस्कस किए थे डियर। तो अगर अभी नहीं किया है पहला पार्ट, तो आप पहले पार्ट्स को अच्छे से कवर कीजिएगा। ये इसका सेकंड पार्ट है, यानी कि इस पार्ट में भी हम जितने क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम अपने टॉपिक के साथ लिंक करवाएंगे और सारे इंपॉर्टेंट डाटा होगा उसको यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशन की। आज के इस सेशन में हम जो कवर करेंगे वो आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हालांकि जो ये आपका पहला क्वेश्चन था कि ग्रीस एंड ऑयल प्रेजेंट इन सीवेज आर रिमूव्ड बाय, तो हमने इसको ऑलरेडी कर लिया था, तो इसको क्या बोलते हैं सर, आप स्किमिंग टैंक बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद जब सेकंड टेस्ट की बात करते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन की सॉरी, इन ए बीकोली टेस्ट द यूज ऑफ ग्रीन लैक्टोज बाइल, जो ग्रीन लैक्टोज बाइल है वो आपका कहाँ यूज किया जाता था, तो मैंने आपको बताया था कि जो एमपीएन टेस्ट होता है बेस्ड होता है आपके पास मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन पे। टोटल 15 नंबर ऑफ ट्यूब्स ली जाती है। क्लियर है। और इसमें क्या होता है सर, जितने भी आपके पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उसको आप क्या करते हैं, स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और एमपीएन टेस्ट जो होता है वो आपका 3 फेसेस में डिजाइन किया जाता है। तो पहला होता है आपके पास प्रिजम्पटिव होता है, दूसरा आपके पास कंफर्म्ड होता है और तीसरा आपके पास कंप्लीट होता है। जब हम प्रिजम्पटिव टेस्ट लेते हैं तो प्रिजम्पटिव टेस्ट में आप टोटल 15 की 15 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और हर एज ट्यूब में आप क्या ऐड करते हैं, वहां पे ग्रीन लैक्टोज बाइल ऐड करते हैं। क्या करते हैं सर, आप ग्रीन लैक्टोज बाइल ऐड करते हैं। क्लियर है। और जैसे ही उन 15 टेस्ट ट्यूब में से जो भी आपके पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आएंगे उसको आप अपने कंफर्म टेस्ट में परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे भी जितने पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं उनमें आप क्या ऐड करते हैं, ब्रिलियंट ग्रीन लैक्टोज बाइल ऐड करते हैं। क्लियर है। और लास्ट होता है आपके पास कंप्लीट टेस्ट, और कंप्लीट टेस्ट के अंदर आप क्या करते थे सर, आप इसमें आप एमपीएन टेस्ट की कैलकुलेशन करते थे। और जो एमपीएन टेस्ट की जो कैलकुलेशन थी आपके पास वो क्या थी, आपके पास एमपीएन टेबल से भी आप देख सकते हैं सर, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं। और इसको आप सेकंड किससे देख सकते हैं, थॉमस इक्वेशन से भी देख सकते हैं। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था। क्लियर है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस करने की कोशिश की थी कि सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी ऑफ वेस्ट वाटर फ्लोइंग थ्रू सीवर। तो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी आपके पास वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जिससे कि आपका कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स आपके बॉटम ऑफ द सीवर पर सेटल डाउन ना हो सके, उसी को क्या बोलते हैं हम, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी बोलते हैं। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी जो होती है डिपेंड करते हैं आपके पास कि किस तरह का वहां पर फ्लो हो रहा है। अगर आप मिनिमम फ्लो के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी आपके पास कितनी रहनी चाहिए सर, 0.45 मीटर पर सेकंड रहनी चाहिए। क्लियर है। अगर आप सर किसके लिए कर रहे हो, अगर आप करंट पीक फ्लो के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो कितनी होनी चाहिए सर, 0.6 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। अगर आप डिजाइन पीक फ्लो के लिए कर रहे हैं तो 0.80 कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में मैंने वहां पे ये भी बताया था कि आपके पास एक मैक्सिमम वेलोसिटी भी होती है। मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी वो वेलोसिटी होती है जो अवॉइड करती है आपके एरोजन इन द पाइपलाइन। क्लियर है कि आपके पाइप में किसी भी प्रकार का एरोजन नहीं होता है। और जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो टाइप ऑफ सीवर पे डिपेंड करती है कि वहां पर आपने किस तरह का सीवर यूज किया है। क्या सर वहां पे कंक्रीट सीवर यूज किया है, कास्ट आयरन सीवर यूज किया है, स्टोन वेयर सीयर यूज किया है। क्लियर है। जब हम स्टोन वेयर सीयर की बात करते हैं तो वहां पे जो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी मेंटेन रहनी चाहिए वो 3 से 4 मीटर पर सेकंड रहनी चाहिए। जब कास्ट आयरन की बात करते हैं तो 3.5 से 4.5 मीटर्स पर सेकंड रहनी चाहिए। क्लियर है। और जब हम किसकी, कंक्रीट सीवर की बात करते हैं तो वही आपके पास 2.5 से लेके 3.5 मीटर पर सेकंड के मध्य रहनी चाहिए। क्लियर है। तो ये आपको ऑलरेडी मैंने डिस्कस करवा दिया था। उसके बाद आता है आपका सेप्टिक टैंक। अगर मैं सेप्टिक टैंक की बात करता हूं तो सेप्टिक टैंक ही आपके पास एक ऐसा टैंक है जहां पर आपका स्लज डाइजेशन और सेडिमेंटेशन एक साथ होता है, मतलब एक ही टैंक के अंदर होता है। इसमें जो भी आपका रॉ सीवेज होता है उसको आप डायरेक्टली डिस्चार्ज करते हैं एक टैंक के अंदर। और जो ये सेप्टिक टैंक होता है किस के प्रोसेस के अंदर आता है सर, ये आपका ऑक्सीजन के एब्सेंस के अंदर होता है, यानी कि ये इट इज द एनारोबिक प्रोसेस। क्लियर है। तो मैंने आपको ये भी बताया था, तो इसका आंसर आपके पास सी था।
उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या था कि सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट्स किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो ये आप सभी को पता है कि सर इसको मैक्सिमम फ्लो के लिए डिजाइन किया जाता है। किसके लिए? मैक्सिमम फ्लो के लिए डिजाइन किया जाता है। कितने सालों के लिए डिजाइन किया जाता है? 15 से 20 सालों के लिए डिजाइन किया जाता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट डिटेंशन पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन पॉइंट्स की। ऑक्सीडेशन पॉइंट के बारे में मैंने बताया था कि किस तरह का प्रोसेस है आपका, ये एरोबिक प्रोसेस है। एरोबिक प्रोसेस मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में काम करता है, क्लियर है। और ऑक्सीडेशन इसका जो डिटेंशन पीरियड होता है डीटी, मैंने ये भी बताया था आपके पास 15 से 30 डेज के मध्य होता है। बट यहाँ पे क्वेश्चंस में आपके पास घंटों में तो कभी हो नहीं सकता था और मंथ में भी नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर क्या था? मोस्ट अप्रोप्रिएट सी इसका राइट आंसर था। उसी तरह से हमने बात की थी नेक्स्ट क्वेश्चंस की कि प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज कंसिस्ट ऑफ। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो किससे कंसिस्ट होता है आपका सर? उसमें सिर्फ आप, तो जब हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं? प्रीलिमिनरी की। तो प्रीलिमिनरी की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या करते हैं सर? सबसे पहले आप स्क्रीनिंग करते हैं कि जितने भी आपके फ्लोटिंग पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करवाया जाता है। स्क्रीनिंग के बाद सर आप क्या करते हैं सर? स्क्रीनिंग के बाद आप उसका ग्रिड चैम्बर, ठीक है, ग्रिड चैम्बर्स। ग्रिड चैम्बर में क्या होते हैं कि ऐसे पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है जो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, ठीक है। ना कि इसका टारगेट ये होता है कि पार्टिकल्स को सेटल डाउन करवाना, बट उसको रिमूव करना है। जैसे ग्रिट हो गया, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया। इसी में आता है आपका डेटिडियस टैंक होता है। डेटिडियस टैंक का भी फंक्शन उसी प्रकार से है जिस तरह से ग्रिड चैम्बर का है। उसके बाद आता है आपके पास स्कीमिंग टैंक। स्कीमिंग टैंक से आप क्या करते हैं सर? ऑयल एंड ग्रीस रिमूव करते हैं। यानी कि एक आप कंप्रेस एयर लेते हैं अपने टैंक में, कंप्रेस एयर से क्या पास करते हैं आप? ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली सप्लाई करते हैं और वहां पर एयर बलून होता है आपके टैंक के ऊपर, जिससे क्या होता है उसके ऊपर जो भी आपके टैंक के ऊपर ऑयल और ग्रीस होता है उसका आप रिमूव इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आप एयर बलून के साथ साथ क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? आप उसमें आप अपना प्री क्लोरिनेशंस भी आप वहां पर ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब इसी प्रोसेस को प्रीलिमिनरी बोला जाता है, बट प्रीलिमिनरी में जब आप सेडिमेंटेशन ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं सर? अपना सेडिमेंटेशन ऐड कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है सर? इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। दूसरे बोला रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग मटेरियल्स के लिए क्या आता है सर? स्क्रीनिंग है। और रिमूवल ऑफ सैंड एंड ग्रिट के लिए क्या आता है सर? आपका डेटिडियस टैंक आता है या ग्रिड चैम्बर आता है। रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स के लिए क्या आता है सर? सेडिमेंटेशन टैंक आता है। तो ऑल द अबव इज राइट आंसर हो गया। क्लियर है? उसके बाद आता है नेक्स्ट कि कनेक्टिंग पाइप इन सेप्टिक टैंक, कि जो सेप्टिक टैंक से आपकी पाइप कनेक्ट होती है उसका जो डाया होता है शुड नॉट बी मोर देन, वो आपका 50 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये भी आपको डिस्कस करवा दिया था। क्लियर है? उसके बाद कि फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंटेशन टैंक फॉर वाटर एंड सीवेज में क्या था? क्योंकि जो भी आपका सीवेज में जो भी स्लज इकट्ठा होता है उसको आपको फ्रीक्वेंटली क्या करना होता है? क्लीन आउट करना होता है। क्योंकि जो हमारे पास सीवेज होता है, सीवेज में जो स्लज की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेडिमेंटेशन टैंक ऑफ रॉ वाटर्स। क्लियर है? तो ये इसका आंसर भी आपके पास सी था यहाँ पर। क्लियर है? और उसके बाद आता है आज का क्वेश्चंस। ये तो पहले क्वेश्चन थे, हालांकि मैं इनकी इतनी डिटेल्स आपको नहीं बताई है, पहले ही ऑलरेडी पहले पार्ट्स में हमने कवर कर दिया था, बट इस पार्ट्स के क्वेश्चंस को हम थोड़े से डिटेल्स में कवर करेंगे। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि मिनिमम विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेप्टिक टैंक के बारे में आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि भूल गए होंगे, क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट तो नहीं हो कि भैया आपको याद रहे सर। ठीक है, अगर मैं सेप्टिक टैंक की बात करता हूं तो सबसे पहले क्या होता है सर? इट इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस। इट इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, ये पॉइंट्स बना के मैं लिख रहा हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आता है सेप्टिक टैंक की सर यह किसकी प्रेजेंस में होता है? इट इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? एरोबिक बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इसका सिस्टम है वो किस, इसका जो प्रिंसिपल है वो किस सिस्टम पे काम करता है? वो किस सिस्टम पे काम करता है? इट इज बेस्ड ऑन द सिस्टम सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। कौन सा हो गया आपके पास? सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम।
क्लियर है, ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हो गया आपके 2 पॉइंट 3 पॉइंट। और यहाँ पे जो आपका सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंटेशन एंड स्लज डाइजेशन टेक प्लेस। इसमें क्या होता है, आपका सेडिमेंटेशन भी होता है और आपका स्लज का डाइजेशन भी होता है। स्लज डाइजेशन पूरा लिख देते हैं, ठीक है, स्लज डाइजेशन टेक प्लेस। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तभी मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। क्लियर है। इसी को आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट भी बोलते हैं। ये जो सेप्टिक टैंक है, इट इज द अंडर ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। सेकेंडरी भी बोल सकते हो आप, सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। जो भी आपने बोलना है बेटर लगेगा आप वो बोल सकते हैं। क्लियर है। अब इससे रिलेवेंट कुछ डिजाइन पैरामीटर्स हम देख लेते हैं। कौन सी बात करेंगे, अब हम डिजाइन पैरामीटर्स की बात करेंगे। अब जब डिजाइन पैरामीटर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी डेप्थ को जान लेते हैं। डेप्थ को जान लेते हैं, कोई भी बात कर लेते हैं। जैसे फ्लो ऑफ सीवेज इज टेकन एज फर्स्ट पॉइंट, कि फ्लो ऑफ सीवेज इज टेकन एज, वो कितना होता है, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। वो आपके पास हो सकता है 30 to 40 LPCD, इतना होता है। क्लियर है। सेकेंड बात करेंगे कि स्लज इज आल्सो अलाउड। यहाँ पे स्लज अलाउड होता है क्योंकि स्लज इज आल्सो अलाउड। स्लज क्या होता है यहाँ पर आपका, अलाउड होता है। तो इन सेप्टिक टैंक में जो फ्लो रहता है वो आपका कितना रहता है, वो आपका 90 to 150 LPCD रहता है। हालांकि मैंने प्रीवियस में नहीं बताया था, प्रीवियस जब मैंने पार्ट कवर करवाया था तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ एक्यूमुलेशंस, रेट ऑफ एक्यूमुलेशंस ये काम का है। जो रेट ऑफ एक्यूमुलेशंस होता है वो आपका 30 से 35 लीटर्स पर कैपिटा ईयर, ईयर्स में होता है ये LPCY, LPCD में नहीं, डे में नहीं। आपको शायद ही प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने डे लिखा दिया था, वहां पे आपको ईयर्स में रखना है इसको। रेट ऑफ एक्यूमुलेशंस आपका 30 से 35 लीटर्स पर कैपिटा पर ईयर होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद डिटेंशन पीरियड, डिटेंशन पीरियड कि आप कितनी देर तक अपने वेस्ट मटेरियल को स्टैंड रखते हैं, खड़ा रखते हैं, उसके ऊपर रेस्ट पे रखते हैं, तो 12 से 36 घंटे के लिए, 12 to 36 हार्स के लिए। अगर मैं इसके क्लीनिंग पीरियड की बात करता हूं तो क्लीनिंग पीरियड होता है सर 6 मंथ से लेके आपका कब तक, आपका 1 ईयर्स। इनके बीच में आप क्या कर सकते हैं, अपने टैंक की क्लीनिंग कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम लिक्विड कैपेसिटी कि कम से कम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम लिक्विड कैपेसिटी आपके टैंक की कितनी होनी चाहिए, तो आपकी 1000 लीटर्स होनी चाहिए। क्लियर है। अगर लेंथ टू डेप्थ रेशो की बात करते हैं, लेंथ टू विड्थ रेशोस ये काम का है, वो कितना होता है सर, ये 2 to 3 होता है। और डेप्थ ऑफ द टैंक ये भी काम का है कि डेप्थ ऑफ द टैंक क्या होती है आपके पास, ज्यादा गहरा नहीं होता है भाई, ये 1.2 to 1.8 मीटर होता है। क्लियर है। और यहाँ पर हम अपना फ्री बोर्ड भी प्रोवाइड करते हैं, ये काम का है, फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं। और फ्री बोर्ड कितना होता है सर, यहाँ पर आपका ये होता है 0.3 मीटर। और अगर मैं विड्थ की बात करता हूँ, विड्थ ऑफ द सेप्टिक टैंक, तो विड्थ कितनी होती है सर यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चंस में ये पूछा गया है, तो विड्थ होती है आपके पास 70 सेंटीमीटर, मतलब 0.75 मीटर, यानी कि आपकी 75 सेंटीमीटर। क्लियर है। और यहाँ पे जो सेप्टिक टैंक होता है आपके पास, उसके साथ एक पाइप कनेक्ट होती है जिसका डाया, कनेक्टिंग पाइप का जो डाया होता है, कनेक्टिंग पाइप का जो डाया होता है वो आपके पास 50 mm का होता है। क्लियर है।
तो देखिएगा यहाँ पर आपका सेप्टिक टैंक से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको मैंने दोबारा से रिकॉल करवा दिया है। आपको भी इसी तरह से कवर करना है ताकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, किसी एग्जाम में टॉप करना है, तो बिल्कुल इसी वे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। क्लियर है? अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखिएगा एक क्वेश्चंस लगाने से आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस लग गए हैं। क्लियर है? इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में करवाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? द डिटेंशन पीरियड इन सेप्टिक टैंक इज एज्यूम्ड टू बी। किसकी बात कर रहा हो? और डिटेंशन पीरियड की बात कर रहा है कि सेप्टिक टैंक के अंदर जो भी आपका स्लज होगा वो कितने टाइम्स के लिए उसके ऊपर रेस्ट पे रहेगा। तो देखिएगा डिटेंशन टाइम कितना था? 12 से 36 घंटे। 12 से 36 घंटे। तो देखिएगा यहाँ पे तो इन्होंने सर सभी मिनट में दिया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। सर मिनट में दिया होता तो इतना मिनट तो सर नहीं हो सकता। उन्होंने बोला है 20 मिनट दिया है, 25 मिनट दिया है, 30 मिनट दिया है, 40 मिनट दिया है। ठीक है, हाँ मिनट की जगह हार लिख सकता था, बट जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप क्लेम कीजिएगा। क्लेम करने से सबको इक्वल मार्क्स भी मिल सकते हैं। अगर एग्जामिनर ने इसको देख लिया है कि हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, हालांकि इस क्वेश्चन के मार्क्स सभी स्टूडेंट को मिले हैं आपके 2016 के अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले हैं, बट कोई ना कोई आंसर तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि भाई 4 ऑप्शंस है। अगर यहाँ पर लास्ट ऑप्शन होता और नन ऑफ दीज का होता तो आप आंसर लास्ट नन ऑफ दीज करते, बट अब 4 ऑप्शन ऐसा भी नहीं है सर, छोड़ भी नहीं सकते। ऐसे जब भी क्वेश्चन आओ तो आप अपना आंसर टिक करें, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगाने की कोशिश करेंगे, छोड़ नहीं सकते। 20 मिनट भी नहीं हो सकता, 30 मिनट भी नहीं हो सकता, 25 मिनट भी नहीं हो सकता। सर मैंने 40 मिनट लगा लिया है। ठीक है, वैसे तो घंटों में होता है नो डाउट, वरना ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चंस के जो मार्क्स है वो सभी को इक्वल मिले हैं। मार्क्स क्या मिले थे? वो सबको मिले थे, इक्वली हो गए थे। इक्वली मींस कि सर अब आपका जो 100 क्वेश्चंस आए थे वो 100 क्वेश्चंस को उन्होंने सिर्फ अब 99 ही क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना है। अगर क्लेम किया होगा, क्लेम पहुंच गया होगा टाइमली, तो उन्होंने 100 लिए, एक सबको इक्वली मार्क्स दिया होगा, तो सर यहाँ पर ये टोटल 100 क्वेश्चंस काउंट हो गए। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि बिफोर डिस्चार्जिंग द फॉल सीवेज इनटू द रिवर इट इज जनरली ट्रीटेड बाय, कि जब भी आप किसी फॉल सीवेज को क्या कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं किसके अंदर, अपनी वाटर बॉडीज के अंदर, तो उससे पहले उसको क्या करना चाहिए? क्या सर उसको हमें ट्रीट करना चाहिए? जी हाँ, बिना ट्रीट के क्या आप उसको डायरेक्ट डिस्पोजल कर सकते हैं अपनी रिवर्स के ऊपर? सर नहीं कर सकते हैं। आपको क्या पता है कि जो आपका फॉल सीवेज है, यहाँ पे फॉल सीवेज बोल रहा है तो बहुत ही गंदी स्मेल वाला सीवेज है, नाम में लिख दिया उसने फॉल। हाँ, अगर वो खाली सीवेज देता तो मैं मान सकता था कि उस सीवेज में जो आपके पास बीओडी का कंसंट्रेशन एंड कुछ जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर का कंसंट्रेशन होगा वो कम भी हो सकता है, तभी उसने वो डायरेक्ट ही डिस्पोज कर सकता है। बट उसने जानबूझ के दिया है फॉल सीवेज, यानी कि खतरनाक है भाई। जब खतरनाक है तो आपको उस प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सर हमें उसका प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही सर आपने प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट कर दिया है तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीलिमिनरी के बाद आपको उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद आप उसका क्या करना पड़ेगा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद आपका फाइनल ट्रीटमेंट आता है। देखिएगा यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं है कि काम का यहाँ पे कुछ नहीं है आपके पास। देखिएगा जब हम प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि जितने भी आपके फ्लोटिंग पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग करना है, और जितने भी वहाँ पे हैवी इनऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं उनको अलग करना है। उसके लिए अलग अलग प्रोसेस यूज किए जाते हैं, जैसे कि हमारा स्क्रीनिंग। पहले क्या आता है आपका? स्क्रीनिंग आ गया है। स्क्रीनिंग के बाद आप क्या करते हैं सर? स्क्रीनिंग के बाद आप करते हैं ग्रिट चैम्बर। ग्रिट के बाद आप कहां पे आ जाते हैं सर? डेटिरियस टैंक पे, ये भी आप कर सकते हैं। और डेटिरियस के बाद आप कहां चले जाते हैं सर? स्कीमिंग टैंक में। स्कीमिंग टैंक, ठीक है।
अब देखिएगा, जब हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो स्क्रीनिंग में आप क्या करते हैं सर, फ्लोटिंग पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। किसको सर, फ्लोटिंग पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, और जो हम ग्रिट और डिटीरियस की बात करते हैं तो यहां पे क्या करते हैं सर आप, इसमें टू रिमूव ग्रिट, जैसे आपका ग्रिट हो गया, आपका सैंड हो गया, आपका सिल्ट हो गया, एक्सेट्रा, ऐसे पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। क्लियर है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में आप क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि ऐसे पार्टिकल्स को टारगेट किया जाता है जो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, यानी कि सस्पेंडेड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। किसको रिमूव किया जाता है इससे, इसका भी लिख देता हूं मैं, टू रिमूव द सस्पेंडेड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। और सस्पेंडेड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स में जो प्रोसेस यूज किया जाता है उस प्रोसेस का नाम क्या है, उस प्रोसेस का नाम है डियर सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट आता है। अब जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट आता है तो इसके अंदर देखिएगा आप, इसके अंदर हम दो प्रोसेस करते हैं। पहला प्रोसेस आपका यहाँ पे एरोबिक भी प्रोसेस हो सकता है, एरोबिक प्रोसेस होता है, और दूसरा आपके पास एनारोबिक प्रोसेस होता है, काम का है। ठीक है, एरोबिक्स में आप क्या करते हैं, जैसे आपका हो गया सर ट्रैपो, TRAPO, पूरा लिख देता हूं, ट्रैपो मींस TRAPO, ट्रैपो। ठीक है, और जब हम बात करते हैं सर एरोबिक में, तो एरोबिक में क्या आता है सर, SMS। क्लियर है, ये बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, O2P लिख देता हूं, और एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में। क्लियर है। अब देखिएगा, टी से हो गया आपके पास ट्रिकलिंग फिल्टर, टी से क्या हो गया, ट्रिकलिंग फिल्टर हो गया। पूरा नहीं लिखूंगा भाई मैं, आएगा नहीं ना पूरा, ट्रिकलिंग फिल्टर हो गया। आर से क्या हो गया, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, जिसको हम RBC बोलते हैं। ए से हो गया एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, पी से हो गया ऑक्सीडेशन पॉन्ड, और ओ से हो गया ऑक्सीडेशन डिच। क्लियर है, याद रखना आपने। एस से हो गया आपका सेप्टिक टैंक, एस से हो गया आपका सेप्टिक टैंक। ठीक है, एम से हो गया आपका इसका मॉडिफिकेशन इमहॉप टैंक, इमहॉप टैंक हो गया, और एस से हो गया आपका स्लज डाइजेशन। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करना भाई, आप भी जितना मैं बता सकता हूं मैक्सिमम बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको क्या हो, फायदा हो जाए। ठीक है, आपको पता लगा है सर, आपके पास जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात की जाती है, दिस इज द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस, तो इसके अंदर आपका एरोबिक भी आते हैं और एनारोबिक भी आते हैं। एरोबिक्स में हम बात करते हैं ट्रैपो की, टी से हो गया ट्रिकलिंग फिल्टर, आर से हो गया रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, ए से हो गया एक्टिविटी स्लज प्रोसेस, पी से हो गया ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ओ से हो गया ऑक्सीडेशन डिच। एरोबिक मतलब, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंट में, ऑक्सीजन है ही नहीं। एस हो गया सेप्टिक टैंक, एम से इमहॉप टैंक, एस से हो गया आपके पास स्लज डाइजेशन। ठीक है, आप बोल सकते हैं USBR, उसको भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे बोला बिफोर द डिस्चार्ज द फॉल सीवेज इनटू रिवर्स इट इज जनरली ट्रीटेड बाय, तो उसको ट्रीट किया जाता है, पहले उसका स्क्रीनिंग करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, सेडिमेंटेशन करेंगे, ऑल ऑफ दिस। जब ये आपके सारे के सारे प्रोसेस हो जाते हैं तो फाइनली अब आपके पास ट्रीटमेंट, फाइनल ट्रीटमेंट। जब आप फाइनल ट्रीटमेंट पहुंच जाते हैं, उसके बाद सेकेंडरी के बाद क्या जाता है हमारे पास, फाइनली ट्रीटमेंट। फाइनली ट्रीटमेंट के बाद क्या करते हैं आप अपने, कि जो भी आपका स्लज यहाँ पे रिमेनिंग रह जाता है, जो भी स्लज रह जाता है उसको आप क्या करते हैं, डिस्पोजल करते हैं। अब डिस्पोजल भी सर कैसे करते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। तो डिस्पोजल या तो सर हमारे पास फ्रेश वाटर बॉडीज पे किया जाता है, फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर किया जाता है, या फिर आप अपने लैंड के अंदर कर सकते हैं, खाली एरिया की जगह। इंडिया जैसी जगहों में तो लैंड के ऊपर ही किया जाता है। क्लियर है, ज्यादातर। अगर हम फ्रेश वाटर बॉडीज की बात करते हैं तो उसके अंदर रिवर आता है आपका, ठीक है, आपका सर सी आता है, आपका सी एंड ओशियंस हो गया, और भी कोई बॉडी हो सकती है, जैसे मैं ऑक्सीडेशन पॉन्ड ही ले लेता हूँ। किसकी बात कर ली हमने यहाँ पर, पॉन्ड की बात कर ली है। ठीक है,
तो देखिएगा, वैसे तो अलग से यार यूनिट आएगा, उस यूनिट में हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपने स्लज का डिस्पोजल करते हैं किसी भी फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर। पहले आपने उसका प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट किया, प्रीलिमिनरी के बाद आपने उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, प्राइमरी के बाद आपने उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया, फाइनल ट्रीटमेंट करने के बाद आपने जो भी स्लज आपके पास रह गया उसी स्लज को आपने डिस्पोज किया कहाँ पे, अपने फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर या फिर अपने लैंड एरिया के अंदर। फ्रेश वाटर बॉडीज में आपका रिवर भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, पॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। बट पॉन्ड आप ज्यादा स्लज के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, सी का भी यूज आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि जब आप क्या करते हैं सी में, आप जब नेविगेशन पर्पस के लिए जब वहां पर यूज किया जाता है तो उस कंडीशंस पे क्या होता है, सी शोर के साइड्स पे क्या हो जाता है, आपका स्लज का जो भी आपका थोड़ा सा बिगर साइज का वेस्टेज होता है वो आपका सी शोर के साइड्स में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप जब नेविगेशन पर्पस का यूज करते हैं तो वहां पर आपको काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो सबसे ज्यादा आइडियल प्रोसेस माना गया है आपका डिस्पोजल का, वो आपका रिवर ही है। क्लियर है? तो इसी तरह से आपका जो आंसर यहाँ पे बैठने वाला था वो आपका डी था। क्लियर है? आप उसको सर डायरेक्ट डिस्पोजल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बारी आती है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द अप्रोक्सीमेट ओवरफ्लो रेट। आपको बताना है ओवरफ्लो रेट बताना है फॉर द प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। यहाँ पर हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, यहाँ पर आपके प्लेन सेडिमेशन टैंक की। तो यहाँ पर लिखते हैं हम प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक की करेंगे। उसके बाद हम किसकी करेंगे, अब करेंगे प्लेन सेडिमेशन टैंक एडिड विद कोगुलेशन। सेडिमेंटेशन टैंक एडिड विद कोगुलेशंस। तो कितना होता है, तो अगर मैं बात करता हूं पहले डेज में तो ये कितना होता है सर, 15,000 से लेके आपका 30,000 लीटर्स पर डे पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं सेडिमेशन टैंक एडिड विद कोगुलेशंस की तो कितना होता है सर, ये 30,000 से लेके 40,000 लीटर्स पर डे पर मीटर स्क्वायर। इसको किस में चाहिए, इसको तो सर हार में चाहिए, ठीक है। अब लीटर्स को मीटर्स क्यूब में भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस में है लीटर्स पर डे पर मीटर स्क्वायर। तो आपको ये क्वेश्चंस में पूछ सकता है मीटर क्यूब पर डे मीटर स्क्वायर में भी पूछ सकता है, नो डाउट। और पूछ सकता है आपके पास लीटर्स पर हावर्स पर मीटर स्क्वायर में भी पूछ सकता है। आज क्वेश्चंस किस में पूछा गया आपके पास, आज तो लीटर्स पर हावर पर मीटर स्क्वायर में पूछा गया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। तो देखिएगा डे को हार्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 24 करना पड़ेगा। तो देखिएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 24 तो कितना है आपके पास यहाँ पर 625। अब मैं 30,000 को देखता हूं तो 30,000 डिवाइडेड बाय 25 तो कितना आ जाएगा 1200। ये किस में आया आपके पास, लीटर्स पर हार पर मीटर स्क्वायर। तो उसने किसका पूछा था आपसे, प्लेन सेडिमेंटेशन का। 625 से 1200 लीटर्स पर हावर। तो देखिएगा 625 से यहाँ पे देखिएगा 1200, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। या 800 से 1200 दिया है, यहाँ पर आपके पास 500 से 750 दिया है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो क्या आंसर होगा भाई यहाँ पर, तो सबसे नियर अबाउट आंसर रहा आपके पास 800 से 1200। क्लियर है? देखिएगा अब इसी टर्म्स को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा। तो जब मैं डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 15 और यहाँ पर ये बन जाएगा 30 इज मीटर क्यूब पर डे इज मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, लीटर डे को हार्स में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास ये क्या बनेगा 30,000 डिवाइडेड बाय 24 कितना रहा है 1250 से यहाँ पे 40,000 करो, 40,000 डिवाइडेड बाय 24 करो, कितना आ रहा है आपके पास 667 कर देते हैं। ठीक है,
इज, लीटर की जगह लीटर, ये डे की जगह मैंने हार कर दिया है और ये मीटर स्क्वायर कर दिया है। क्लियर है? तो ये भी आपसे पूछ सकता है। अब मीटर क्यूब में पूछा तो मैं ये जो लीटर वाली टर्म है इसको डिवाइड बाय 1000 कर देता हूं। तो 30 को डिवाइड बाय 1000 किया तो कितना है आपके पास सर? 30 आया और यहाँ पे 40 है। 30 से 40 मीटर क्यूब पर डे इज मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये चीजें भी आपको याद रखना है। इन तीनों से ही कभी ना कभी एग्जामिनर पूछ सकता है आपके पास। लीटर्स पर डे पर मीटर स्क्वायर में भी पूछ सकता है, मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर में भी पूछ सकता है, लीटर्स पर हावर पर मीटर स्क्वायर में भी पूछ सकता है, और मीटर क्यूब पर हार पर मीटर स्क्वायर में भी पूछ सकता है। ये बात ध्यान रखना। तो जब इसको डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 15/24 करना पड़ेगा। देखिएगा 15/24 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.625। ध्यान दीजिएगा, ये चीजें आपको आनी चाहिए कैलकुलेट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एरोबिक अटैच ग्रोथ प्रोसेस इज क्लासिफाइड अंडर, कि किसके अंडर आता है? एरोबिक अटैच ग्रोथ प्रोसेस इज क्लासिफाइड अंडर। क्या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर आता है, या सर प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट के अंदर आता है, या सर एक्टिविटी स्लज प्रोसेस के अंदर आता है, या आपका केमिकल क्लैरिफिकेशंस के अंदर आता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, एक मैंने आपको बताया था सेकेंडरी ट्रीटमेंट। किसकी बात की थी हमने? सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात की थी। ध्यान दीजिएगा। और ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है आपके पास, इसी को आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस भी बोल सकते हैं। अब जो ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है आपके पास, वो आपके पास क्या हो सकता है सर? वो आपके पास एरोबिक भी हो सकता है, एरोबिक भी हो सकता है, और आपके पास वो एनारोबिक भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? ये, और ये आपके पास क्या हो सकता है सर? ये अटैच ग्रोथ सिस्टम भी हो सकता है और सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम भी हो सकता है। अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम भी हो सकता है आपके पास, और दूसरा ये सर आपके पास सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम भी हो सकता है। ग्रोथ की जगह कल्चर भी बोल सकता है। ठीक है, देखिएगा यहां पर कि सर जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है उसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस भी बोल सकते हैं। सर एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है। एरोबिक का सर अटैच ग्रोथ सिस्टम भी हो सकता है, और आपका वो सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम भी हो सकता है। क्लियर है? अटैच ग्रोथ सिस्टम को हम क्या लिखते हैं? AGS लिखते हैं, और अगर सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम की बात बोलते हैं तो SGS बोलते हैं। क्लियर है? ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। अब मैं कुछ ट्रीटमेंट यूनिट के नाम लिखूंगा, एरोबिक उनके प्रोसेस बताऊंगा, और उनके सिस्टम की हम बात करेंगे। तो देखिएगा यहां पर सबसे पहले आ जाता है आपका ट्रीटमेंट यूनिट। ट्रीटमेंट यूनिट में सबसे पहले हम देखेंगे कि सर वो एरोबिक है या एनारोबिक है, एरोबिक है या सर वो आपका एनारोबिक है। तीसरा देखते हैं कि सर आपका सिस्टम क्या है, वहां पे कल्चर क्या है, उसका कौन से प्रोसेस से वो काम करता है, अटैच ग्रोथ से करता है या आपका सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम से करता है। देखिएगा ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रैपो की, TRAPO की बात करेंगे। और ये जो ट्रैपो है ये आपका किस तरह का प्रोसेस है? एरोबिक प्रोसेस है। टी से हम बात करते हैं आपका, दैट इज ट्रिकलिंग फिल्टर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आरबीसी की, तो आरबीसी रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर। ए से क्या हो गया आपके पास? एक्टिविटी स्लज प्रोसेस। पी से क्या हो गया सर? हमारा ऑक्सीडेशन पॉन्ड हो गया है। ठीक है, देखिएगा सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आपकी यहाँ पर। और ओ से क्या हो गया हमारा? ऑक्सीडेशन डिच हो गया आपका, ऑक्सीडेशन डिच हो गया आपका। ठीक है, अब हम इनके देखेंगे कि सर इसमें कौन सा एरोबिक है, कौन सा एनारोबिक है। एरोबिक को मैं ए लिखता हूं और एनारोबिक को मैं AN लिखूंगा। ठीक है, तो आपका ट्रिकलिंग फिल्टर क्या है सर? एरोबिक है। आरबीसी भी क्या है सर? एरोबिक है। एक्टिविटी स्लज प्रोसेस भी एरोबिक है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड भी क्या है आपका? एरोबिक है। ऑक्सीडेशन डिच इसका मॉडिफिकेशन है, तो ये भी आपका एरोबिक है। ये तो सारे अभी कौन से आए आपके पास? दैट इज
एरोबिक प्रोसेस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में काम करते हैं। अब हम बात करेंगे इनके सिस्टम की। जो आपका ट्रिकलिंग फिल्टर है किस सिस्टम पे बेस्ड होता है सर? ये आपका अटैच ग्रोथ सिस्टम पे बेस्ड होता है। उसी तरह से आरबीसी सर किस पे बेस्ड होता है? ये आपका अटैच ग्रोथ सिस्टम पे बेस्ड होता है। इसके बाद जितने भी एरोबिक ऑपरेशन है वो किस पे आते हैं आपके पास? सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम पे आते हैं। तो जिसके बाद जो भी आएगा सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। क्लियर है? उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एसएमएस। एसएमएस एस हो गया आपका सेप्टिक टैंक, एम से हो गया आपके पास इमहॉपकॉन, और आपके यूएसएबीआर भी ले सकते हो। मैंने स्लश डाइजेशन ले लेता हूं, ठीक है। एस हो गया आपके पास दैट इज सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक। और सेप्टिक टैंक में क्या रहता है सर? आपका एनारोबिक, एनारोबिक मींस एएन बाद में लिखेंगे। एम से हो गया आपके पास इमहॉप टैंक, इमहॉप टैंक, ठीक है। एंड दिस स्लश डाइजेशन, स्लश डाइजेशंस, ठीक है। अब देखिएगा सेप्टिक टैंक जो होता है वो आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, तो उसको मैं एएन लिख सकता हूं सर? यस सर। इमहॉप टैंक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो उसको भी मैं एएन लिखता हूं, ठीक है। आपका स्लश डाइजेशन और ये भी एनारोबिक होता है आपका एएन। तो ये हम यहाँ पे कुछ इस तरह से ए से रिप्रेजेंट किया मैंने और एएन से रिप्रेजेंट किया है। अब इनके सिस्टम की बात कर लेते हैं। सेप्टिक टैंक का सिस्टम क्या है? सिर्फ आपको दो याद रखना है। कौन से? ट्रिकलिंग फिल्टर और आरबीसी, ये बेस्ड होते हैं अटैच ग्रोथ सिस्टम। बाकी जितने भी आएंगे वो सब कैसे रहेंगे? सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम पे रहेंगे। तो ये भी आपका सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम हो गया है, ये भी आपका सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम हो गया और ये भी सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम हो गया है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि वो एरोबिक अटैच ग्रोथ प्रोसेस है, वो क्लासिफाई किया जाता है किसको? आपका प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट नहीं, वहां पे तो किसी भी तरह के हम प्रोसेस की बात नहीं करते थे। एक्टिविटी स्लज प्रोसेस क्या है आपके पास? अटैच ग्रोथ सिस्टम है और आपका एरोबिक है, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन उसने तो बताया कि किसके अंडर आते हैं, तो ये जो प्रोसेस है किसके अंडर आते हैं? आपका ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया आपके पास वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंडर होते हैं। क्लियर है? तो ये भी आपका क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि इन प्रैक्टिस फ्लो वेलोसिटी अडॉप्ट फॉर द डिजाइन ऑफ ग्रिड चैम्बर, कि जो ग्रिड चैम्बर की आपकी जो फ्लो वेलोसिटी होती है वो कितनी रहनी चाहिए। तो देखिएगा ग्रिड चैम्बर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रिड चैम्बर्स, अगर मैं बात करता हूं ग्रिड चैम्बर, इट इज द अंडर ऑफ प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। किसके अंडर आता है सर? ये आपका, मैं सारे पॉइंट लिख रहा हूं जो एग्जामिनर के पूछ सकता है। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट के अंदर आता है, ठीक है। ये इसका एम क्या होता है सर? इसका एम होता है टू रिमूव सैंड, सिल्ट, ग्रेट एक्सेट्रा, ठीक है। ये इसका याद रखना है। उसके बाद क्या रहता है सर यहाँ पर? ये तो आपको पता लग गया है कि इसका एम है कि सर ये आपके सैंड, सिल्ट, ग्रेट पार्टिकल्स को क्या करता है? रिमूव करता है। बट ये जो भी आपके ऑर्गेनिक मेटल होते हैं वो किसी भी तरह के ऑर्गेनिक मेटल को सेटल डाउन नहीं करवाता। द सेटलमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, the settlement of the organic matter should not be allowed, किसी तरह का अलाउड नहीं करता है। कि अगर आप चाहो कि सर हम ग्रिड चैम्बर में क्या कर दें, अपने पार्टिकल्स को सेटल डाउन करवा दें, तो ऐसा ग्रिड चैम्बर में पॉसिबल नहीं होता है। ग्रिड चैम्बर क्या होता है? एक प्रकार का चैनल होता है। ग्रिड चैम्बर इट इज डिजाइन्ड एज ए चैनल, एक चैनल की तरह इसको हम क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं। जिसकी क्या होती है सर? जिसकी लेंथ लॉन्ग होती है, जिसकी लेंथ क्या होती है? लॉन्ग होती है, एंड जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है आपके पास? स्मॉल होता है,
ठीक है। अगर एग्जामिनर में आपसे पूछे कोई कि ग्रिड चैम्बर को सर किस तरह से डिजाइन किया जाता है, एक चैनल की तरह डिजाइन किया जाता है जिसकी लेंथ क्या होती है सर, लॉन्ग होती है, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये क्या करता है सर, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक मैटर को सेटल डाउन होने नहीं देता। क्लियर है। उसके बाद अब जब सर ये किसी भी प्रकार के पार्टिकल्स को सेटल डाउन नहीं होने देता है तो वहां पे जो फ्लो वेलोसिटी अडॉप्ट रहनी चाहिए वो कितनी रहनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो फ्लो वेलोसिटी जो अडॉप्टेड रहनी चाहिए आपके पास वो रहनी चाहिए दैट इज 0.15 टू 0.3 मीटर पर सेकंड रहनी चाहिए। इतनी क्यों रहनी चाहिए कि जो भी आपके ऑर्गेनिक पार्टिकल्स है वो आपके सेटल डाउन नहीं हो। क्लियर है, इतनी होनी चाहिए। तो यही तो क्वेश्चंस में पूछा था 0.15 से 0.3। तो देखिएगा यहाँ पर 1 से 2 तो नहीं हो सकती है, 0.5 से 2 भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। तो राइट आंसर क्या हो गया, 0.25 से लेके 0.3 मीटर्स पर सेकेंड होगी। ठीक है। अब यहाँ पे जो चैनल्स होते हैं, 2 चैनल्स आर प्रोवाइडेड। इस केस में कितने चैनल्स हम प्रोवाइड करते हैं इस तरह से, 2 चैनल्स आर प्रोवाइडेड, 2 चैनल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। कि कौन कौन से सर, 2 चैनल्स तो आपने बोल दिया है, एक नॉर्मल फ्लो के लिए और दूसरा पीक फ्लो के लिए डिजाइन किया जाता है। एक सर आपका नॉर्मल फ्लो के लिए होता है और दूसरा आपका पीक फ्लो के लिए होता है। दूसरा किसके लिए होता है सर, आपका पीक फ्लो के लिए होता है। ठीक है। 1 सेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर, ये भी लिखिएगा, 1 सेक्शन ऑफ चैनल इज रिक्वायर्ड फॉर वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस। इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं आपके वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस के लिए होते हैं। अब ये भी काम का है कि सर यहाँ पे वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस कौन कौन से यूज करते हैं, जैसे आपका प्रोपोर्शनल फ्लो वियर हो गया, जैसे आपका प्रोपोर्शनल फ्लो वियर हो गया, और दूसरा आपके पार्शियली फ्लूम हो गया, सर्ज हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है। काम क्या है तभी मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पर। क्लियर है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है आपके ग्रिड चैम्बर्स के बारे में। ठीक है, ये है। अब आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि जो ग्रिड चैम्बर होता है इसका जो डिटेंशन टाइम होता है वो कितना होता है, ये काम का है ग्रिड चैम्बर्स का डिटेंशन टाइम। ठीक है। तो ये आप मुझे बता के कमेंट कर सकते हैं कि ग्रिड चैम्बर का जो डिटेंशन टाइम होता है वो आपके पास कितना होता है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चंस को भी क्या कर लिया है, बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हालांकि ये क्वेश्चंस भी आपका किसका है, आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है। तो इस क्वेश्चंस को भी आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। देखिएगा क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चंस बोल रहा है द डिस्पोजल ऑफ स्क्रीन इज डन बाय, किसमें होगा डिस्पोजल ऑफ स्क्रीन इज डन बाय, आपके इंसिनरेशंस में होगा, फिल्ट्रेशंस में होगा, फ्लकुलेशंस में होगा या सेडिमेंटेशंस में होगा। तो इसको भी देख लेते हैं, ज्यादा नहीं मैं बताऊंगा कि डिस्पोजल ऑफ स्क्रीन, डिस्पोजल of screen is done by ये होता है आपके पास कहाँ कहाँ होता है, देखिएगा ये होता है आपके पास लैंड फिलिंग में, लैंड फिलिंग में होता है आपके पास। दूसरा क्या होता है सर आपका, ये होता है आपका डिस्पोजिंग ऑफ सी, और तीसरा कहाँ होता है सर आपके पास, ये आपका इंसिनरेशन में। वैसे मैं ये आगे बताऊंगा आपको पूरी डिटेल्स, बट यहाँ पे देख लेते हैं, जब आ गया तो कर ही लेते हैं। ठीक है। इंसिनरेशन, फिल्ट्रेशन पे तो नहीं होगा आपका, फ्लकुलेशंस में भी नहीं होगा, सेडिमेंटेशंस में भी नहीं होगा, किस में होगा आपका, इंसिनरेशंस में होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया आपके पास यहाँ पर, इंसिनरेशंस हो गया। ठीक है। इंसिनरेशंस में क्या करते हैं, जो भी आपके पास ड्राई सॉलिड वेस्ट होते हैं उसको आप बर्न करते हैं अपने हाई टेम्परेचर्स पे। कितने डिग्री टेम्परेचर पर सर, हाई, कितना, मोर देन 650 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर है, ये चीज आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट तभी कर पाएगा अगर उसने मेरे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अच्छे से कवर किया होगा। हालांकि सेशंस को भी मैं लंबा नहीं खींचूंगा, हालांकि सेशंस का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगले सेशंस में हम जो बच गए क्वेश्चंस उनको कवर करने की कोशिश करेंगे यार। क्लियर है? क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉयड एंड स्टेबलाइज्ड एनारोबिकली बैक्टीरिया। इसमें से ऐसा कौन सा सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट है जहां पर आप अपने ऑर्गेनिक मैटर का डिस्ट्रॉयड करते हैं एंड उनका स्टेबलाइज करते हैं बाय एनारोबिक। सेडिमेशन टैंक की बात करते हैं तो सेडिमेशन टैंक में तो नो डाउट वहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई रहता है, यानी कि एरोबिक रहता है। अगर मैं ट्रिकलिंग फिल्टर की बात करता हूं तो सर ये भी आपके पास एरोबिक रहता है। ऑक्सीडेशन की बात करता हूं तो सर ये भी सर आपका एरोबिक रहता है। अगर सेप्टिक टैंक की बात करता हूं तो सर ये आपका एनारोबिक रहता है, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपके पास, क्या बताया था सर, एक सर हमारे पास एरोबिक प्रोसेस होते हैं, एरोबिक प्रोसेस होते हैं, और दूसरा सर हमारे पास एनारोबिक प्रोसेस होते हैं, एनारोबिक प्रोसेस होते हैं। देखिएगा कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो स्टूडेंट कोई गलती नहीं करेगा इस तरह का क्वेश्चन से। अगर हम बात करते हैं अपने एरोबिक, मतलब ऑक्सीजन वहां पर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन क्या है सर, प्रेजेंट है। एनारोबिक का मतलब ऑक्सीजन वहां पर हम सप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन क्या है सर, एब्सेंट है आपके पास। ठीक है, अब देखिएगा कौन कौन सा सर, इसका था ट्रैपो, TRAPO, ट्रैपो। ठीक है, ट्रैपो। उसके बाद कौन सा था सर आपके पास, एसएमएस। ठीक है, बिल्कुल सही। टी से बात करते हैं हम ट्रिकलिंग फिल्टर, पूरा नहीं लिखूंगा, TF लिखूंगा। आर से होता है आपके पास RBC, रेड ब्लड सेल नहीं है ये, दिस इज द रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर है। ए से हो गया आपके पास एक्टिवेटेज स्लज प्रोसेस। पी से हो गया आपके पास ऑक्सीडेशन पॉन्ड, इसको पूरा लिख लेता हूं, ऑक्सीडेशन पॉन्ड। एंड ओ से जो हमारा हो गया दैट इज ऑक्सीडेशन डिच, ऑक्सीडेशन डिच, यानी कि ऑक्सीडेशन पॉन्ड का मॉडिफिकेशन है ये ऑक्सीडेशन डिच। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन पॉन्ड और ऑक्सीडेशन डिच की, यहीं पे आपका क्या होता है, नेचुरल फिनोमिनन अकर्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका, मैंने बताया था आपका कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का कंज्यूम होता है वो आपका एज ए एल्गल भी होता है और एज ए आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है। ठीक है, जिसको आप एल्गल सिम्बोसिस बोलते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं ऐसे, तो ऐसे क्या रह जाता है आपका, सेप्टिक टैंक रह जाता है, दैट इज सेप्टिक टैंक रह जाता है। एम से हम बात करते हैं आपके, तो दैट इज इमहॉप टैंक की बात करते हैं। एक इमहॉप कौन भी होता है जो आपके सेटलेबल सॉलिड को मेजर करता है, ये इमहॉप टैंक है भाई। ठीक है, ऐसे आपका स्लज डाइजेशन टैंक, स्लज। ठीक है, तो यहां पर जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चंस का डिटेल देखा, टॉपिक के साथ लिंक करवाया, उस टॉपिक के साथ और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सभी पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो डियर। क्लियर है? इससे अगले वीडियोस में हम देखेंगे जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे डियर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।